2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अभी भी कुछ कुछ याद आ रहा है। सब याद धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है कि कैसे मैं यहाँ आया, कैसे यहाँ आके रह रहा हूँ। बनगुला से रास्ता जाता है सिंद्रानीर की तरफ, और बहुत दिन से एक खाना बनाने वाले ब्राह्मण के रूप में मैं काम कर रहा था। वो नौकरी मेरी छूट गई। इस बात का दुख नहीं था, पर दुख था इस बात का कि मुझ पर जो मिथ्या आरोप दोषारोपण हुआ था, घी चोरी का, जो मैंने नहीं किया था, इसी बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख था। लेकिन बड़े बाबुओं के अन्याय अविचार ने मुझे दोषी सिद्ध कर दिया और मेरे को नौकरी से निकाल दिया। शास्तीपाड़ा, सरशे, बेनेरडंगा पार करते करते दोपहर हो गई। उस समय मुझे भूख भी बड़ी जोर से लगी हुई थी। जवानी की उम्र और हाथ में मात्र कुछ पैसे थे, परंतु इस गांव देहात में तो एक भी खाने पीने की दुकान नहीं दिखाई पड़ रही थी जो मैं कुछ खरीद कर भी खा सकता। चलते चलते रास्ते में फिर एक बहुत बड़ा साफ सुथरा तालाब दिखाई पड़ा, जिसे देखते ही मुझे नहाने की इच्छा जागृत हुई। तालाब के पीछे हुए किनारे कपड़े खोलकर मैं जल में नहाने के लिए उतरा। पानी में तैरने वाले पेड़ों को साइड किया और उसमें मन भर के नहाया। बैसाख महीने के अंतिम दिन थे, गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। नहाकर बहुत ही अच्छा लगा। तालाब के पास ही एक इमली के पेड़ की झाड़ पर मैंने अपने कपड़े धूप में सुखा दिए। शरीर की गर्मी तो नहाने से शांत हो गई, किंतु पेट की गर्मी, वो कैसे, क्या करूं मैं। भूख बहुत जोर से लग गई थी। कोई जंगली फल तक भी आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा था कि क्या खाऊं। उसी समय एक बूढ़ा आदमी तालाब में नहाने आया। मुझे देखते ही बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ, किंतु अभी मैं खाने की खोज कर रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ कहीं मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं नहाकर आता हूँ, तब सारी व्यवस्था कर दूंगा। नहा करके वो मुझे गांव में एक जंगल से घिरे पुराने और पक्के घर में लेकर के घुसा और बोला, मेरा नाम निवारण चक्रवर्ती है, यह मेरा घर है, किंतु मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मेरे बेटे कलकत्ता में व्यवसाय करते हैं, श्याम बाजार में वहीं उनका घर है। यहाँ देखते हो इतना बड़ा घर है, किंतु वहाँ पर हम सब लोग मात्र 3 कमरों में रहते हैं, बहुत कष्ट से रहते हैं, पर कोई इधर नहीं आता। मैं हर महीने में एक बार आता हूँ, इस घर में साफ सफाई वगैरह करके चला जाता हूँ। लड़के बच्चे तो मलेरिया के डर से झांकते तक नहीं। इस घर के पीछे बहुत बड़ा भाग है, उसमें हर तरह की फल सब्जी वगैरह होते हैं, पर कोई खाने वाला ही नहीं है। इधर उधर के लोग लूटपाट करके खाते हैं। क्या तुम यहाँ रहना पसंद करोगे? मैंने कहा, क्या मैं रह सकता हूँ क्या? मैं अवाक हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या काम करते थे तुम? जी मैं खाने वाला बनाने वाला ब्राह्मण हूँ। ठीक है, जितने दिन यहाँ पर हूँ उतने दिन तुम खाना बनाओ, दोनों मिलकर खाते हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छा। और मेरे राजी होते ही वह आदमी अचानक इतना खुश हुआ, कह नहीं सकता। उसने तुरंत मेरे रहने खाने की व्यवस्था कर दी। खाने के बाद उसने मुझे एक पुरानी चटाई दी और एक मोटा तकिया दिया और देकर कहा, ठाकुर अभी आराम करो। रास्ते में आने के कारण मैं काफी थक गया था, इसलिए लेटते ही सो गया। दोपहर की नींद अच्छी हुई और जब उठा तो धूप जा चुकी थी। केवल बड़े बड़े नारियल के पेड़ों के ऊपर थी। इसी बीच में जंगल से सियार की आवाज भी आना शुरू हो गई। मैं घर से निकलकर इधर उधर थोड़ा घूमने लगा। जिधर भी नजर जाती वहीं आम और कटहल के जंगल के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। कहीं कोई दूर दूर तक घर नहीं, जनमानव का निवास नहीं, खाली जंगल और जंगल के बीच एक टूटी हुई दीवार। मैंने उस दीवार पर चढ़कर देखने की कोशिश की, पर वहां पीछे दिखाई दिया खाली चमगादड़ों का अड्डा। वापस आया तो देखा चक्रवर्ती साहब भी उठ गए और बैठे तंबाकू पी रहे थे। मुझे देखते ही बोले, ठाकुर चाय बनाना जानते हो तो थोड़ी चाय बनाओ और चिड़वा भून लो, तेल नमक और हरी मिर्च के साथ खाया जाए, क्यों? शाम को फिर चक्रवर्ती साहब बोले, चावल चढ़ा दो, पतला आतप चावल है, देसी घी है, आलू है, आलू सिद्धो चावल खाएंगे बस। मैंने कहा, ठीक है। फिर बोले, ऐसा करो, अपने लिए झींगे की एक सब्जी बना लो, रसोई घर के पीछे झींगे की काफी लताएं हैं, और लालटन लेकर जाओ और वहां से झींगा तोड़ लाओ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, रसोई घर में हमेशा लालटन जला कर रखना।
मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अंधेरे में तो खाना कैसे बनाऊंगा। फिर जल्दी जल्दी बोले हाँ हाँ ठीक बात एकदम लालटेन जला के रखना। बहुत बड़ा मकान है, ऊपर नीचे कुल मिलाकर 14-15 कमरे, उसके सिवा चौड़ा बरामदा, किंतु 2-4 कमरों के सिवा बाकी सब कमरों में ताला लगा हुआ था। रसोई घर के पीछे छोटा सा आंगन दीवार घिरा हुआ, जिसके पीछे नारियल और नींबू के पेड़, वहीं जमीन पर झींगा की लताएं भी फैली हुई थी, जिस पर बहुत सारे झींगे लगे हुए थे। रसोई घर के आंगन की दीवार पर के मैं झींगा तोड़ने गया। उस समय शाम का समय था, अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं बिना लालटेन के ही चला गया। बाप रे बाप, कितना जंगल हो गया है, चारों तरफ वन और झींगा के पेड़। मतलब ये झींगे ऐसे थे कि किसी ने बीज फेंक दिया और उसी से चारों तरफ इतने पेड़ हो गए। मैंने भी देखा और देखकर कच्चे कच्चे झींगे तोड़ना शुरू कर दिया कि हठात मेरी निगाह सामने गई तो देखता हूँ कि एक बहू जैसी लड़की मेरे हाथ से करीब 10 हाथ दूर की दूरी पर घूंघट किए हुए मुंह नीचे करके झींगा तोड़ रही है। मैंने उसकी तरफ 1-2 बार देखा, किंतु उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैंने अपने लिए 8-10 कच्चे कच्चे झींगे लिए और वापस जाने से पहले सामने देखा तो वह अभी भी झींगा तोड़ रही थी। मैं वापस आ गया और मेरे वापस आते ही चक्रवर्ती साहब ने पूछा, झींगा मिला? मैंने कहा हाँ बहुत झींगा फला है, किंतु वहां पर और एक औरत झींगा तोड़ रही थी। उन्होंने हैरानी से पूछा, कहाँ पर? मैंने कहा वहीं रसोई घर के पीछे बागान में। सुनते ही निवारण मोशाय का मुंह कुछ सफेद हो गया और तुरंत बोले, अच्छा चलो तो देखो। यह कहकर उनके साथ गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने कहा, कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे अभी तो थी, अभी अचानक कहाँ गई? मैंने विस्मित होकर के उत्तर दिया, चलो चलो पागल हो गया है। अरे भरी शाम को कौन झींगा तोड़ने आएगा, चलो यहाँ से। चक्रवर्ती मोशाय ने मुझे खींच कर बोले। मुझे भी बहुत हैरानी हुई उनके स्वभाव पर। अरे मोहल्ले पाड़ा की बहू जंगली झींगे जो खराब हो रहे हैं, अगर किसी ने 1-2 ले भी लिए तो इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। रात को खाने पीने के बाद चक्रवर्ती बूढ़े ने फिर शाम वाली घटना की बात उठाते हुए कहा, तुम जब झींगा तोड़ने गए थे तो क्या लालटेन अपने साथ लेकर गए थे? मैंने बोला नहीं, किंतु मैंने तो तुमसे कहा था कि हर समय रसोई घर में अपने साथ प्रकाश रखना, लालटेन क्यों नहीं लेके गए? मैंने कहा शाम का समय था, जरूरत थी नहीं इसलिए नहीं लिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये पागल बुढ़ा क्या बोल रहा है। शाम के समय जब अंधेरा ही नहीं हुआ, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो मैं प्रकाश अपने साथ क्यों ले जाता? मैंने कहा क्या मैं अपने साथ लालटेन नहीं ले जाकर कोई गलती कर ली क्या? चक्रवर्ती साहब बोले, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। मैंने कहा शाम होते ही तुम एक लालटेन जरूर जला देना और अपने साथ प्रकाश जरूर रखना, समझे? मैंने पूछा क्यों? जो बोल रहा हूँ सुनो। अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा 37-38 होगी। बहुत कम है, मेरी उम्र 63 है, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। मैंने कहा ठीक है। रात को जब सो रहा था तो ऊपर से आ रही किसी की धमधम आवाज से मेरी नींद खुल गई। कोई सामान खिसका रहा था। इतनी रात में जैसे कोई भारू संदूक इधर से उधर खिसका रहा था। मैंने सोचा बूढ़ा शायद सवेरे कोलकाता चला जाएगा, इसलिए शायद अपना सामान ठीक ठाक कर रहा है, किंतु इतनी रात में बूढ़ा पागल तो नहीं है जो सामान ठीक कर रहा है। सवेरे उठकर मैंने यह बात बूढ़े को बताई तो वह सुनकर एकदम चौंक कर बोला, कौन? मैं? हाँ आप। बहुत रात को ठक ठक की आवाज आ रही थी, वो आप ही कर रहे थे ना? मैं हाँ ना हाँ करने में बूढ़ा हकला गया और बोला, अरे हाँ मैं ही कर रहा था। तो मैंने कहा, अरे आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं ठीक ठाक कर देता आपका सामान। इस पर बूढ़े ने कुछ उत्तर नहीं दिया। ठीक 9 बजे तक मैंने दाल चावल और झींगे का भाजा बनाकर दोपहर का खाना तैयार कर दिया, जिसे खाकर अपनी पोटली लेकर चक्रवर्ती बाबू कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। और जाने के समय उन्होंने कहा, ठाकुर अपना घर समझकर रहो, यहाँ फल सब्जी जैसे अमरूद आम कटहल बढ़िया पपीता खाओ और जमीन पर उगाओ। 1.5 बीघा खाली जमीन है, अपना समझ करके रहना और देखभाल भी करना। मैंने कहा ठीक है। देखो ठाकुर यहाँ चिंता मत करना किसी बात की, पर हाँ एक बात और है। मैंने पूछा क्या? चक्रवर्ती बाबू ने अपने स्वर को गंभीर करते हुए कहा,
कितने ही लोग यहाँ तरह तरह की अफवाहें और बात बताएंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, किंतु तुम किसी की बात पर कान मत देना। घर की देखभाल अच्छे से करना। 2 कमरे मैंने तुम्हारे लिए खुले छोड़ दिए हैं। पेड़ के फल फूल का उपयोग करो। आदमी के अभाव में घर के आसपास बहुत जंगल हो गया है, और तुम अच्छे से रहो। आसपास की बातों पे ज्यादा कान मत देना। इतना कहकर बूढ़ा चला गया। मैं तो जैसे उसके प्रस्ताव से आकाश में ही उड़ रहा था। इतना बड़ा घर और उसके 2 बड़े बड़े कमरे मेरे व्यवहार के लिए, इसके अलावा इतना बड़ा बरामदा, रसोई घर तो है ही, और घर के अंदर कुआं भी है जिससे पीने के पानी का कष्ट नहीं। सूखी लकड़ी भी बहुत है, लकड़ी की भी असुविधा नहीं। और बूढ़े ने मेरा महीना भी बांध दिया, 10 रुपए, और प्रायः आधा मन पतला आतप चावल है, देसी घी है, खाने के लिए बूढ़े मेरे को देकर गया है। फल फूल सब्जी के तो पेड़ों में कोई कमी ही नहीं है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दान दिया है। शाम को जब मैं तेल और नमक खरीदने बनिए की दुकान खोजने निकला तो एहसास हुआ कि घर जंगल में है, और घर की बहुत दूर तक सीमा तक किसी का घर या एक आदमी का वास तक नहीं है। जंगल पार करके करीब आधा मील चलने के बाद एक आदमी के दर्शन हुए जो अपने लिए तेल खरीदने जा रहा था, क्योंकि उसके हाथ में भी तेल का भार था, और मुझे देखकर ही बोला, घर कहाँ पर है? मैंने कहा, यहीं रहता हूँ, निवारण चक्रवर्ती के घर पर। वो हैरान होकर बोला, निवारण चक्रवर्ती के यहाँ पर क्यों? घर की देखभाल करने के लिए आया हूँ, कल ही आया हूँ, किंतु तुम उस घर में नहीं रह पाओगे। मैंने पूछा, क्यों? बोल दिया, देख लेना उस घर में कितने लोग आए गए, कोई भी मैं वहां पर टिक करके नहीं रह पाया। उस घर के लड़के बहुएं वहां पे तो कोई आकर के झांकता तक नहीं है निवारण चक्रवर्ती के सिवा। फिर मैंने पूछा, क्यों? भाई मैं क्या जानूं इस बात को, बहुत ही भयानक घर है वो। तुम विदेश से आए हो तो खूब सावधान से रहना। और कुछ उस आदमी ने नहीं बोला। इतना बोल करके वह चला गया। मैंने दुकान खोजी, वहां से तेल लिया और लेकर के घर आया। जब तक घर वापस हुआ तब तक शाम हो गई थी। बहुत दूर से जंगल के बीच में जब वो ऊंचा 2 मंजिला मकान देख कर के जैसे भीतर तक छाती मेरी कांप गई। सच तो घर का चेहरा ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि वो एक जीवंत जंतु है जो आसपास के लोगों को खा जाएगा। इसको देख करके ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? घर का चेहरा तो ऐसा कभी नहीं था ना। ये सब मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। इस आदमी ने पहले ही मेरा दिमाग खराब कर दिया बेकार की बातें बोलकर। चक्रवर्ती महोदय तो बोलकर ही गए थे कि यहाँ की किसी बात में कान मत देना। मैंने अपने लिए तेल नमक खरीदा और फुर्ती के साथ वापस आया। और आते आते मैं सोचने लगा कि मुझे तो इन सब बातों में कान ही नहीं देना चाहिए। क्यों मैं बेकार की बातों में कान दिया? इतना अच्छा भगवान ने मुझे रहने की जगह और खाने के लिए दिया है, तो मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। शायद वो इसलिए बोल रहा है कि मेरे रहने से कोई अब यहाँ पे चोरी करने नहीं आएगा। घर खाली था तो सब लोग अपना मजे से आते थे, फल सब्जी चोरी करके ले जाते थे। अब किसी के रहने से तो ये सब बंद हो जाएगा ना। मैं यही विचार करते हुए घर वापस आने लगा। बहुत दिन से मैं आराम से तो रहा नहीं था। अब बिना मेहनत किए हुए पैसा भी मिल रहा है और रहने की जगह भी और खाने पीने की असुविधा। मैंने अपने लिए मेरे लिए खाना बनाने में समय ही कितना लगता था। सवेरे सवेरे मैं अपने लिए खाना बना लिया और फिर सारा दिन मैं बैठ करके गाना गाता रहता। इतनी बड़े घर का मैं अकेला मालिक। मन में तो इसके सिवा, खुशी के सिवा मेरे में कुछ आ ही नहीं रहा था। हठात एक आश्चर्यजनक घटना हो गई। 2 मंजिल की में जो कमरे थे उसकी नाली से अचानक झरझर करके पानी गिरने लगा, और पानी भी इतनी जोर से गिर रहा था जैसे कोई ऊपर हाथ पैर धो करके पानी गिराता है, उस तरह से पानी गिर रहा था। मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? ऊपर कौन है जो पानी गिरेगा? मैंने बरामदे की जो दीवार थी उस पे खड़े होकर के ऊपर झांकने की कोशिश की,
किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सब कमरों के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था और चाबी चक्रवर्ती मशाय अपने साथ लेकर के गए थे। कोई उपाय नहीं था, क्या करूं? आखिर पानी आ कहां से रहा है, कैसे पता लगाऊं? तकरीबन 10 मिनट तक पानी बहता रहा, उसके बाद अपने आप ही बंद हो गया। मुझे लगा शायद कि चक्रवर्ती मशाय एक कलसी पानी या घड़ा रख करके गए होंगे, वो शायद टूट गया होगा, उसी से पानी गिरा होगा। ऐसा ही हुआ होगा, मैं सोचने लगा। नहीं तो इतनी मोटी जल की धारा कैसे गिरेगी जब कोई है ही नहीं? तो मैंने अपने भी दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डाला और सोचना छोड़ दिया, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सो गया। बहुत रात बीतने के बाद अचानक मेरी नींद टूटी। नींद टूटने पे देखा कि खिड़की के बाहर बहुत ही सुंदर ज्योत्सना रात हो रही है और बाहर की चांद की रोशनी घर के बिस्तर तक आ रही, और एक बहुत ही सुंदर फूल की गंध फैली हुई है चारों तरफ, बहुत सुंदर गंध। किंतु ये फूल कौन सा है, ये मुझे पहचान में नहीं आ रहा। नींद में ही मैं उस सुगंध वाले फूल के बारे में सोचने लगा। ऐसा फूल का पेड़ तो घर के आसपास कहीं भी नहीं है, क्योंकि दिन में तो ऐसी गंध आती नहीं। ये सोचते ही मैं फटाक से उठा और बैठ गया कि देखता हूँ खिड़की के बाहर, कमरे के बाहर जो बरामदे की जगह है, वहां से एक बहू चल फिर रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, भूल तो है ही, हो ही नहीं सकता। मैं तुरंत उठा, दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के जो सामने बरामदा था वहां पे खड़ा हुआ, और दरवाजे के पास खड़े होकर ही मेरे सामने 2 चीजें स्पष्ट हो गई। पहली तो ये कि बरामदे में फूल की सुगंध और ज्यादा आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो जो बहू चल फिर रही है उसी के बदन से यह खुशबू निकल रही है। किंतु ये किस तरह की खुशबू है ये समझ में नहीं आ रही, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही है कि ये खुशबू किस तरह की है। और ये खुशबू सूंघ करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं नशे में हूँ, और नशे में चल रहा हूँ, नशे में उठा हूँ। क्यों मैं बाहर आया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे एक बहुत ही ऐसा नशा हो रहा था कि बस मैं नशे में झूमता रहूं। बस उसी नशे में चलते चलते कब मैं अपने बिस्तर पे वापस आ गया, कब मैं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। सवेरे उठा तो लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा था, और मन इतना हल्का लग रहा था कि कुछ मत पूछो। इतनी खुशी का एहसास मेरे को कभी नहीं हुआ। काम में मैंने मन लगाया तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सारा वन जंगल जितना भी था उसको साफ किया, और बात बात में रात वाली घटना के बारे में सोचने लगा। बोलता किससे, कहीं कोई आदमी तो था नहीं कि जिससे मैं आलोचना भी कर सकता, तो अपने ही मन मन में मैं बातें करने लगा। यहाँ पे हर चीज की सुविधा थी, असुविधा थी तो सिर्फ एक ही चीज की कि कहीं एक भी पास में घर नहीं था। घर होता तो कम से कम एक आदमी से बात तो कर सकता था, बस यही एक कष्ट है। उसी दिन दोपहर में भी एक और घटना घटी। मैं चावल की हाड़ी उतार ही रहा था, उसी समय 2 मंजिल में बने बरामदे में से बहुत सारे लोगों की एक साथ अचानक बहुत जोर से हंसने की आवाज आई। हंसी भी ऐसी नहीं, बहुत जोर की हंसी, और इतनी तेज हंसी सुनकर मेरी जैसे शरीर में सिरहन सी उठ गई। एक इंसान आस्ते करके हंसता, ऐसे नहीं, खल खल करके, खिल खिल करके, बहुत जोर की हंसी, जैसे आकाश पताल तक मिला जाए उनकी शब्द से। मेरे हाथ से भात की हाड़ी छूट गई। मैं दौड़ करके बरामदे में आया और दीवार पे चढ़कर ऊपर के जंगले से देखने लगा कि खिड़की से शायद मुझे कुछ दिखाई दिए, किंतु ऊपर का घर भी बंद था और सारी खिड़कियां भी बंद थी। और जब तक मैं दौड़कर आकर देखने की चेष्टा करता तब तक हंसी भी बंद हो चुकी थी और चारों तरफ निशब्द। आखिर व्यापार किया है, क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर के घर में कुछ बदमाश लोगों का अड्डा हो, किंतु कैसे? सीढ़ी ऊपर के कमरों में जाने के लिए जो सीढ़ी है वहां भी दरवाजा है और उसमें भी ताला लगा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
किंतु मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि दिन का समय था, चारों तरफ सूरज की रोशनी थी। तो इस समय भूत वूत का डर तो मुझे लगता नहीं। हाँ, अगर इस तरह की हंसी मैंने रात में सुनी होती तो जरूर मैं डर से बेहोश हो गया होता। सब कुछ देख दाख करके मैं वापस रसोई घर में आया, फिर से अपने लिए चावल चढ़ाए और झींगे की सब्जी बनाई। बहुत ही झींगे हो रहे थे, जितना चाहे मैं तोड़ा और खाना बनाता। और इतना मेरे को हंसी आती सोच सोच के कि सब जितना भी फल फूल है इसका मालिक मैं हूँ। ये तो एक प्रकार का नशा सा ही है, बस मैं इसी नशे में झूमने लगा। और मुझे लगता कि जैसे भगवान ने जो छप्पर फाड़ दिया, इसे मुझे गंवाना नहीं चाहिए, और मैं वहाँ पे होने वाली किसी भी घटना को अपने मन में आने ही नहीं देता। दोपहर का खाना खाकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, किंतु बिस्तर पर लेटने के में ही मैं सुन रहा हूँ कि ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। मुझे नींद में ही सबकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे लग रहा है कि शादी ब्याह का घर है और घर में भर्ती लोग हैं और सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पर ऐसा कैसे? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये कहीं मेरे मन की तो भूल नहीं है? कहीं किसी से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई मुझसे कुछ वो आदमी ने जो बोला तो शायद मेरे मन का भूल हो ये। पर नहीं, मेरे को तो साफ सुनाई दे रहा है कि लोग बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आया। खैर, करते करते एक दिन बीत गया। इसके बाद लगातार 9 दिन बीत गए, पर कुछ नहीं हुआ। मैं भी धीरे धीरे, मैंने सोचा लगता है वो मेरे मन का भूल होगा, इसलिए मैं भी भूलने लगा। 9-10 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, मैं भी आराम से रहा। 9-10 दिन में मेरा शरीर भी बहुत चंगा हो गया, क्योंकि खाता था, पीता था और सिर्फ सोता था। काम धाम तो कुछ करने का था नहीं। ऐसा आराम मिला था कि बस बैठे रहने को मन चाहता। वैसे तो मैं खूब ही मेहनती आदमी हूँ, किंतु यहाँ आकर मुझे पता नहीं क्या हो गया है। कोई काम करने की ही मन नहीं होता, खाली नींद आती है, खा पी करके सोने को मन करता है। क्या 8-10 दिन इच्छा भर के आराम करने के बाद मन हुआ कि रसोई घर के पीछे जो झींगा का जंगल है उसे थोड़ा साफ कर लूं। अच्छे झींगा की लता को तो रखूंगा और खराब झींगे की लता को तोड़ करके हटा दूंगा, और वहां पे दूसरे पेड़ पौधे और लगा दूंगा, जैसे कि घिया हुआ, मिर्च हुआ, टमाटर हुआ। ये सोच करके मैं कुदाल वगैरह लेकर के पहुंचते ही देखा कि वही बहू फिर से झींगा तोड़ने आई है, और अपने मन में वो झींगा तोड़ती जा रही है। आसपास देख भी नहीं रही, मैं खड़ा हूं मुझे भी नहीं देख रही है, झींगा तोड़ती जा रही है। उसी समय फिर से वही हंसी की आवाज 2 मंजिल के घर से फिर से अचानक इतनी तेज आवाज भी आने लगी, और खिड़की, जंगले, जितना भी था सब, दरवाजा ऐसा लगा कि एक साथ खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। इतनी भयानक आवाज आने लगी। मेरे हाथ में जो कुदाल फावड़ा था वो मैंने फेंक दिया और ऊपर की तरफ देखने लगा कि दरवाजे खुल रहे। फिर मैं दौड़ करके रसोई घर के सामने बरामदे में आया और उसकी दीवार पर खड़े होकर के मैंने ऊपर चढ़ के ऊपर झांकने की कोशिश की। झांका तो देखा नहीं, 2 मंजिल घर के तो सारे दरवाजे और जंगले सब बंद हैं, जैसे बंद थे वैसे ही हैं। आखिर व्यापार क्या है? अरे घर में क्या किसी का कोई मिर्गी का दौर है, या घर कोई मिर्गी का दौर पड़ता है कि बीच बीच में इतनी भयानक आवाजें आती हैं? ना मैं पागल हो गया हूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और उसके बाद सब शांति, एकदम निशब्द, कहीं कोई आवाज नहीं। औरत झींगा तोड़ने आती है, दौड़कर देखा कि उससे कुछ पूछूं, तो जाकर के देखा तो वो भी वहां पर नहीं थी। खैर, मैंने फिर अपना काम किया और वापस आया। उसी रात को एक घटना घटी, बहुत ही मजे की घटना। मैं खा पी कर सोया था, लेटते ही मुझे हल्की सी नींद भी आने लगी थी कि उसी समय मैं देखता हूँ कि मेरे बिस्तर के चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। सबके सिर पर लाल पगड़ी, हाथ में छोटी छोटी लाठी, और सब आश्चर्य से मुझे ही देख रहे हैं। एक जैसे चेहरे के करीब 50-60 लोग,
मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसमें से एक जन बोल उठा, अरे हमारे बीच में आज ये कौन है? अरे ये तो दिख रहे हैं पृथ्वीवासी है, बहुत दिन से यहाँ रह रहा है। देख रहा हूँ ये घर की देखभाल करने आया है। जो भी यहाँ आता है इस घर में वही बोलता है कि इस घर में एक आदमी रह रहा है। सब झूठ, यहाँ कोई आदमी नहीं है। कहाँ है इसका घर? तो ये तो आदमी दिखाई दे रहा है, ये जो लेटा हुआ है। ना ना ना, कोई आदमी नहीं है, सब लोग, कोई नहीं है। और चलो चलो, कोई नहीं है, चलो हम लोग सब नाचना शुरू करते हैं। भूत का नाच? मैंने तो सुना ही था और आज देख भी लिया। क्या क्या कांड कर रहे थे सब लोग, लाठी बजा बजा करके नाच रहे थे। मेरे तो शरीर में ही एकदम मतलब अबुझ हो गया, कोई होश ही नहीं है। क्या विकट अट्टहास, क्या हंसी। किंतु मेरे बिस्तर को किसी ने छुआ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि सब एक छाया है जो मेरे बिस्तर के ऊपर से ही चली जा रही है। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ, चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उठ भी नहीं पा रहा हूँ, चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं ज्ञान शून्य हो गया। जब होश आया तो एकदम शेष रात्रि की ज्योत्सना बाहर फैली हुई थी, मेरे बिस्तर पे आ रही थी और वही फूल की सुंदर गंध पूरे घर में फैली हुई थी। मेरी आधी चेतना थी। खिड़की के बाहर देख रहा था। कितनी देर तक देखता रहा मुझे खुद नहीं मालूम और इसी तरह से सवेरा हो गया। किंतु जब मैं सवेरे उठा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत गहरी नींद से सोकर उठा हूँ। मेरा शरीर भी स्वस्थ है और मन भी स्वस्थ है। मुझे एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि रात को जो कुछ हुआ है उसके मारे मेरे शरीर को या मेरे दिमाग को कुछ असर हुआ हो, बल्कि और मैं अच्छा भला चंगा होकर के उठता हूँ। अगर ये सब सपना है तो फिर वो सब लोग कौन थे? और वो सुगंध और वो बहू जो सारा दिन चलती, रात को चलती रहती है, उसके शरीर से वो गंध कैसी है? कुछ समझ में नहीं आता। क्या है पता नहीं है। फिर एक दिन मुझे तेल और नमक की जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ फिर खरीदने गया तो वही आदमी और दुकानदार मेरे को मिला और पूछा, कैसे है भाई? अच्छे तो हैं? वहाँ पे कुछ देखा कि नहीं? मैंने बोला नहीं। तो तू कुछ सुना तो होगा भाई? मैंने कहा नहीं। बाबा, तुम तो देखते हो बड़े साधु आदमी हो, कुछ बोलते ही नहीं हो। वहाँ क्या भूत के दर्शन नहीं हुए तुम्हें? ना भूत मंत्र जानते हो कुछ? मैंने कहा तेल दो और मैं जाऊं। ये सब बेकार की बातें मुझसे मत करो, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इतने में दुकानदार बोला, अच्छा तुमने वहां एक औरत को नहीं देखा जो जिसके शरीर से एक बहुत सुंदर गंध निकलती है, हमेशा घूंघट ओढ़े वहां घूमती रहती है? मैंने आश्चर्य से पूछा, गंध? कैसी गंध? क्यों, फूल की गंध वहां नहीं आती? मैंने कहा नहीं। तब तो तुम बहुत बच गए भैया। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग आए वहां, सबको वो एक वहां पे बहू जैसी औरत दिखाई देती थी और हमेशा झींगा तोड़ती रहती थी और उसके शरीर से बहुत अच्छी गंध भी निकलती थी। वो जहां जहां जाती थी बहुत सुंदर सुगंध चलती थी और वहां जो आता था उस सुगंध के मारे वहां से कोई हिलना ही नहीं चाहता था। धीरे 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 वो लोग बीमार पड़ जाते थे, सूख जाते थे, सूख के काटा हो जाते थे, तब भी वो उस घर को छोड़ना नहीं मांगते थे। यहाँ तक कि वो मर जाते थे पर उस घर को नहीं छोड़ना मांगते थे। मैंने तो अभी तक 3-4 लोगों को देखा है। अब पता नहीं तुम वहाँ कैसे इतने दिन तक हो, तुम्हें अभी तक कुछ दिखाई भी नहीं दिया। भैया वो घर नहीं है, वो भूतों का अड्डा है। भूत वहाँ पे जो आदमी वहाँ रहता है, भूत उसको पागल कर देता है और इतना पागल कर देता है कि उसे उस घर को छोड़ करके कहीं जाना अच्छा ही नहीं लगता। वो वहीं रहना मांगते, चाहे भूखे रहे चाहे कैसे भी रहे, वो वहीं रहना मांगते हैं। उस घर को छोड़कर कहीं कोई नहीं जाता। तुमको देख करके तो लगता है भैया तुमको भूतों का मंत्र आता है, जो वहां से तुम इतना वहां की सीमा तोड़ करके यहाँ पे तेल खरीदने भी आ गए, वरना इससे पहले तो कोई आदमी आना भी नहीं मांगता वहां से। साधारण इंसान का तो माथा ही खराब हो जाता है।
मैंने चुपचाप तेल लिया और घर की तरफ आ गया और आते आते सोचने लगा, दिमाग खराब। हाँ, लगता है क्या मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। क्या मैं भी तो कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ। सोच ही रहा था, किंतु जैसे ही घर की सीमा के अंदर मैंने पैर रखा, वैसे ही मेरे मन में एहसास हुआ, नहीं, सब भूल है। वो लोग सब जलते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इस घर में जैसा परम सुख तो कहीं और नहीं है। खाली खाना पीना और इतनी अच्छी नींद तो इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे कहीं नहीं आई। मेरे को तो यहाँ परम सुख है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। उस दिन से आज का दिन है, शायद 2 साल बीत गए हैं। चक्रवर्ती मशाय बीच में 1-2 बार आए, उसके बाद ना तो उन्होंने मेरा महीना दिया, ना कुछ, ना आकर के झाँका। घर की देखभाल मैं अभी कर रहा हूँ, यहीं से फल वगैरह होता है वही तोड़ करके खाता हूँ, यहीं रहता हूँ। इसी में सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चलता था, परंतु इस घर की सीमा को छोड़कर जाने की ना तो मेरे अंदर हिम्मत है, ना जाना चाहता हूँ। अब मुझे एक भी बाहर की चीज़ कुछ याद नहीं। ऐसा परम सुख छोड़ करके, ऐसी माया त्याग करके मैं कहीं नहीं जा सकता। इस घर के बाहर अब मैं एक पैर भी नहीं रखता हूँ।